नमस्कार, मैं सौरभ एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। मेरे पीछे आपको 3 पुस्तक दिखाई दे रही होगी। तीनों पुस्तकें एसके बुक्स की है। एक दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए है, जो एक कंप्लीट गाइड है, जो 2020 के पेपर के साथ दी गई है और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इसे डिज़ाइन किया गया है। एक दिल्ली पुलिस का अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें 24 अभ्यास पेपर सेट है और प्रत्येक पर्सन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। इसमें लगभग 2400 प्रश्न दिए गए हैं। एक पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान है, जिसमें हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार, चंडीगढ़, राजस्थान पुलिस में आपको बहुत मददगार साबित होगा। तो तीनों पुस्तकें किसी भी एग्जाम में आपको बहुत कारगर साबित होगी। आइए आज हम दिल्ली पुलिस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है हरिसेन, ऑप्शन बी दिया गया है बाणभट्ट, ऑप्शन सी दिया गया है कंबनी और ऑप्शन डी दिया गया है वसुमित्र। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है हरिसेन। तो समुद्रगुप्त जो एक गुप्त शासक थे और इन गुप्त शासक के दरबार में एक कवि थे, जिस कवि का नाम था हरिसेन। और इन कवि ने इलाहाबाद स्तंभ लेख या इसे परियाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इसकी रचना मंत्री हरिसेन ने की थी। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख और प्रयाग प्रशस्ति भी की रचना भी मंत्री हरिसेन ने की थी। आइए समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। एक तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं और इन्हें नेपोलियन कहने वाले एक इतिहासकार है, जिसका नाम है V.S. स्मिथ। एक क्वेश्चन ये आता है कि समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी। तो समुद्रगुप्त की एक उपाधि है अश्वमेधकर्ता। माना जाता है कि इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसके बाद इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। इनके जो पिता हैं, पिता का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं ये समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। एक महत्वपूर्ण और जानकारी आती है समुद्रगुप्त के बारे में कि श्रीलंका के एक राजा थे, जिनका नाम था मेघवर्मा। इन्होंने समुद्रगुप्त से आज्ञा मांगी थी कि इन्हें बोध गया में मंदिर बनाने दिया जाए। तो समुद्रगुप्त से बोध गया में मंदिर बनवाने की परमिशन श्रीलंका के राजा है मेघवर्मन, इन्होंने मांगी थी। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है बाणभट्ट, तो देखिए ये जो बाणभट्ट है ये किसके दरबारी कवि है। तो आप बताएंगे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। और बाणभट्ट की जो रचना है, इनकी रचना आती है हर्षचरित्र।
जिसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में तमाम जानकारियाँ मिलती है। एक ऑप्शन सी है कंबनी, इन्हें कंबन भी कहते हैं, और ये तमिल रामायण इन्होंने तमिल रामायण की रचना की थी, और जिसके दरबार में ये कवि थे उनका नाम है कुलोथुंगा तृतीय। तो इनके दरबार में ये कवि थे, इन्होंने ही तमिल रामायण की रचना की है। अगर हम ऑप्शन डी वसुमित्र की बात करते हैं तो वसुमित्र चौथा जो बौद्ध सम्मेलन था, और ये चौथा बौद्ध सम्मेलन कुंडलवन में हुआ था। ये कुंडलवन कश्मीर में है। तो चौथे बौद्ध सम्मेलन के समय ये अध्यक्ष थे वसुमित्र, और ये चौथा बौद्ध सम्मेलन किस शासक के समय हुआ था? तो कनिष्क उस समय शासक थे, तो उसमें ये अध्यक्ष थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सुल्तानगंज बिहार में बागलपुर के पास खोजी गई गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा किस काल की है? तो ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्ता काल, ऑप्शन सी है शुंगा काल, और ऑप्शन डी है नंद वंश। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो है गुप्त साम्राज्य के समय की है। ये जो गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा है ये तांबे की बनी हुई है, जिसका वजन लगभग 500 केजी का है, और ये गुप्ता काल की है, जो सुल्तानगंज में एक बुद्ध की विशाल प्रतिमा पाई गई थी या खोजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। गुप्ता काल का एक मंदिर भीतरगांव नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर को छत और ऊंचे शिखर के साथ सबसे पुराना बचा हुआ टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात है, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसमें जो सही आंसर आएगा वो उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, जो ये भीतरगांव नामक स्थान है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में आता है, और कानपुर में जो भीतरगांव नामक स्थान है यहाँ पर एक बहुत पुराना हिंदू मंदिर है, और ऐसा माना जाता है यह विश्व का सबसे प्राचीन ईंटों पर खड़ा हुआ हिंदू मंदिर है। तो ईंटों पर खड़ा हुआ हिंदू मंदिर है, तो ऑप्शन सी इसमें सही आएगा, उत्तर प्रदेश। आइए, निम्न में से किस भारतीय जनता से भूमि राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है रेतवाड़ी, ऑप्शन बी है जमींदार, और ऑप्शन सी है कुमार मात्य, और ऑप्शन डी है महालवाड़ी। इसमें नियुक्त नहीं किया गया है, तो आंसर जो आएगा वो सी है, कुमार मात्य। तो इसमें ऑप्शन सी एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि का दावा किया है? तो ऑप्शन ए है रामगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, जो गुप्त साम्राज्य है,
गुप्त साम्राज्य का जो पहला शासक है उसका नाम है श्रीगुप्त। कहा जाता है कि गुप्त नामक शासक ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। श्री जो इनके नाम के आगे लगता है ये एक उपाधि है, तो श्रीगुप्त इस गुप्त साम्राज्य के संस्थापक है और पहले शासक भी है। इसके जो दूसरे शासक आते हैं वो घटोत्कच है और जो तीसरे आते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। जो पहले दो राजा हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, इनकी जो उपाधि है वो उपाधि है महाराजा। तो पहले दो शासक की उपाधि महाराजा है, लेकिन जो तीसरे शासक आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी जो उपाधि है और उपाधि का जो इनका नाम है वो है महाराजा धीराज। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो बी होगा वो सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का पहला शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि का दावा किया है। समुद्रगुप्त की तो हम बात कर ही चुके हैं। इन्होंने एक उपाधि धारण कर रखी थी जिसका नाम है अश्वमेघ कर्ता। अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद इन्होंने धारण की। अगर हम रामगुप्त की बात करें तो देखिए चंद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक आता है वो समुद्रगुप्त है और समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम है रामगुप्त और रामगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य थी। जो रामगुप्त है इन्हें एक अयोग्य शासक माना जाता है, इसलिए भारतीय इतिहास में इनकी चर्चा कम मिलती है। तो ऑप्शन इसमें आपका बी जो सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ था। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो है एक अधीनस्थ शासक, ऑप्शन बी है एक वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है एक शाही मुंशी और ऑप्शन ए है एक वाणिज्य मंत्री। इसमें जो सही आंसर होगा वो ए है एक अधीनस्थ शासक के रूप में सामंत शब्द का अर्थ है। आगे देखिए, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए है सारंगी, ऑप्शन बी है वीणा, ऑप्शन सी है तबला और ऑप्शन डी है मृदंग। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो वीणा आएगा। माना जाता है कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार परिसर में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के खंबे की स्थापना किसने की थी। ये जो लोहे का खंबा है इसे आयरन पिलर कहा जाता है और जो ये आयरन पिलर है ये दिल्ली के महरौली में स्थित है। जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुई है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन है, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो डी है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही ये आयरन पिलर की स्थापना की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है सैंड्रोकोटस, ऑप्शन बी है प्रभाकर, ऑप्शन सी है भारत का नेपोलियन,
और ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य की संस्थापक माने जाते हैं, तो सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस ये तो है चंद्रगुप्त मौर्य। जो भारत का नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त है। हम पहले बात कर चुके हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाले जो इतिहासकार है उनका नाम है V.S. स्मिथ। और जो ऑप्शन डी है ये विक्रमादित्य है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है गुप्त राजवंश, ऑप्शन बी है प्रतिहार राजवंश, ऑप्शन सी है सेना राजवंश और ऑप्शन डी है लोधी राजवंश। तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ए गुप्त राजवंश। अगर आपसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल पूछा जाए तो बताना है अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है। अगर चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो आंसर आएगा जहांगीर। अगर स्थापत्य का स्वर्णकाल पूछा जाए तो आएगा शाहजहां। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, ये आ जाएगा आपका गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के समय ही महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, एक खगोल शास्त्री है वरामीर, ये सब गुप्त साम्राज्य के समय के हैं। तो इसमें भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल यही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लिच्छवियों की मुखियों की पुत्री कुमार देवी से किसने विवाह किया? तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है घटोत्कच और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें कुमार देवी से जिसने शादी की है उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। केवल संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त आता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम ही है। तो इनकी शादी कुमार देवी से हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो उपाधि धारण की है वो उपाधि है महाराजा धीराज। इनसे पहले जो दो शासक रहे थे, जो घटोत्कच और श्रीगुप्त है, इनकी उपाधि महाराज थी, इसलिए वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते हैं। तो इसमें वास्तविक संस्थापक आ जाएंगे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन में 12 देखिए, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना। तो ऑप्शन ए है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी हर्षवर्धन। इनके जो पिता रहे वो प्रभाकर वर्धन है और जो इनके भाई हैं उनका नाम है राज्यवर्धन। तो पिता और भाई की मृत्यु के बाद राजा हर्षवर्धन ही वर्धन वंश के शासक थे। हर्षवर्धन का संबंध जिस वंश से आता है उसे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश कहा जाता है, और इस पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, जिनकी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में स्थित थी।
लेकिन राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित की थी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन ए है विम कडफिसेस, ऑप्शन बी है कुजुल कडफिसेस, ऑप्शन सी है होविस्का और ऑप्शन डी है वशिष्क। तो ऑप्शन इसमें जो ए आएगा वो सही होगा। कुजुल कडफिसेस ही कुषाण साम्राज्य की नींव रखी भारत में। और जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश का अगर सबसे महान शासक पूछा जाए तो बताना है कनिष्क। कनिष्क गद्दी पर बैठा है 78 ईस्वी में, और जब गद्दी पर बैठेगा तो एक संवत की शुरुआत होगी जिसे शक संवत कहा जाता है। तो 78 ईस्वी में कनिष्क जब गद्दी पर बैठेगा तो शक संवत की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ नींव पूछी है तो आंसर आएगा कुजुल कडफिसेस। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के को चलाया। ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है हिंद यवन और ऑप्शन डी है कुषाण। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के में आंसर आएगा डी कुषाण। इसमें कुषाण वंश सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो देखिए, कुषाणों की 2 राजधानियां हैं। एक तो आपका आ जाएगा पेशावर, जिसे पुरुषपुर भी कहते हैं, और एक आ जाएगी मथुरा। तो 2 राजधानियां थी इनकी। तो ऑप्शन देखिए, ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है मथुरा। तो देखिए, पेशावर और मथुरा में तो ऑप्शन डी है वो सही होगा। तो मथुरा दूसरी राजधानी है कुषाणों की। आगे देखिए, फाहियान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो फाहियान चीनी यात्री, तो आंसर आ जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर राजा हर्षवर्धन की बात करें तो इनके समय भी एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था हेनसांग। तो अगर चीनी यात्री हेनसांग पूछे तो राजा हर्षवर्धन आएगा, और फाहियान पूछे तो आंसर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और हेनसांग की एक रचना है जिसे सी यू की कहा जाता है। तो सी यू की किसकी रचना? हेनसांग की। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और फाहियान पूछे तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसमें आ जाएगा। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है कुमार गुप्त। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कुमार गुप्त प्रथम के समय। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी है। और बख्तियार खिलजी किसका सेनापति है? तो बताना है मोहम्मद गोरी। तो
तो मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम जिसने किया वो धर्मपाल है। और इसी धर्मपाल ने ही एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आगे देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज है? तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य। यहां पे विक्रमादित्य का मतलब है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धियां हैं? तो आंसर आएगा ए समुद्रगुप्त। तो देखिए, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है या जिसे आप प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, ये स्तंभ अशोक का है और अशोक ने इस स्तंभ को कौशाम्बी में स्थापित किया था और कहते हैं अकबर के समय इस स्तंभ को इलाहाबाद में स्थापित किया गया। तो अकबर इसे इलाहाबाद में लेकर आया था और अकबर और जहांगीर ये दो ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनके लेख इसी इलाहाबाद स्तंभ लेख पर लिखे गए हैं। तो देखिए, इस इलाहाबाद स्तंभ लेख में आपको अशोक की जानकारी भी मिलती है, मुगल बादशाहों में अकबर और जहांगीर की जानकारी मिलती है, और अगर गुप्त शासक की पूछे तो गुप्त शासक में आपको जानकारी मिलेगी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की प्रशंसा इस इलाहाबाद स्तंभ लेख में की गई है और हम पहले बता चुके हैं कि इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना इन्हीं के कवि हैं जिनका नाम हरिसेन है। हरिसेन ने इसे चंपू शैली में, और भाषा है संस्कृत। तो शैली चंपू है और भाषा संस्कृत में इसे लिखा है। आगे देखिए, हर्ष के शासनकाल में कन्नौज की सभा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के सिद्धांत के प्रचार के लिए आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए है हीनयान, ऑप्शन बी है महायान, ऑप्शन सी है श्वेतांबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो बी है महायान। हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म की शाखा है, जबकि श्वेतांबर जो है ये जैन धर्म की शाखा है। जैन धर्म दो शाखाओं में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर मतलब होता है जो नग्न होते हैं और श्वेतांबर मतलब होता है जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। तो ये जैन धर्म की दो शाखाएं हैं और बौद्ध धर्म की ये दो शाखाएं हैं। आगे देखिए, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक है? तो ऑप्शन ए है नंदवंश, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है हर्यक और ऑप्शन डी है गुप्त। इसमें जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा हर्यक वंश। ये जो मगध है, जो सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से एक है, इस मगध में जो प्रमुख राजवंश है प्राचीन समय में थे, एक का नाम था वृहदत्त, दूसरे का नाम था हर्यक वंश और तीसरे का नाम था आपका शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद आएगा नंद वंश। तो ये प्रमुख चार वंश आपके पास है। कई बार पेपर में क्रम से भी पूछ लेते हैं,
तो क्रम में सबसे पहले वृहदत्त वंश आया, फिर हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग आया, फिर नंद वंश आया और नंद वंश को ख़त्म कर एक साम्राज्य स्थापित हुआ भारत में जिसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। तो जो हर्यक वंश है इसके संस्थापक बिंबिसार थे और बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने आजीवक जो एक राजवेद है इनको गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम दिल्ली पुलिस भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।